नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महा मैराथन के पार्ट 3 जो बिहार शिक्षक भर्ती अकाउंट से रहेगा। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2014 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। धारा यानी सेक्शन 2 के 71 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी का निर्माण किया जाता है सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य से आशय है, अधिकृत पूंजी होता है। नेक्स्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम अभिधान को परिभाषित करते हैं धारा 69 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं समता तथा पूर्वाधिकार अंश सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट, अंशधारी होते हैं, अंशधारी स्वामी यानी मालिक होते हैं। नेक्स्ट, अधिकृत पूंजी वाक्य लिखा जाता है। अधिकृत पूंजी वाक्य लिखा जाता है, पार्षद सीमानियम पर लिखा जाता है। नेक्स्ट, न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में केवल कंपनी के समापन के समय के लिए सुरक्षित कर दी गई हो कहते हैं संचित पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश निर्गमित किए जा सकते हैं कंपनी अधिनियम के 1956 के अंतर्गत कटौती पर, प्रीमियम पर और समूल्य पर सभी पर होगा। नेक्स्ट, अंश आवंटन खाता कौन सा खाता है? यह व्यक्तिगत खाता अंश आवंटन खाता होता है। नेक्स्ट, एक कंपनी के नाम में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है? तो एक विशिष्ट संकल्प तथा केंद्र सरकार की अनुमति पर किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक कंपनी का लाभ हानि खाता होना चाहिए, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश प्रीमियम का मुख्य उद्देश्य होता है बोनस अंशों के निर्गमन पर, कंपनी के प्रारंभिक व्यय और अपलिखित करने में, कंपनी के ऋण पत्र पर छूट को अपलिखित करने में, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश वे अंश होते हैं जो प्रस्तावित किए जाते हैं विद्यमान अंशधारियों को। आदत मांगों को कंपनी के तुलन पत्र में दर्शाया जाता है मांगी गई अंश में से पूंजी घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों का यथानुपात आवंटन से आशय है सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुमान में सभी आवेदकों को आवेदित अंशों के अनुपात में अंशों का आवंटन से। नेक्स्ट, एक कंपनी अपनी प्रतिभूति से क्रय कर सकती है, ऋण पत्र को कर सकती है। नेक्स्ट, प्रार्थना पत्र के साथ चुकाई गई संपूर्ण राशि को किस नाम के समायोजन के बाद अग्रिम माना जाएगा? आवंटित राशि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी समता पर ब्याज व्यापार करने वाली मानी जाएगी। क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश व ऋण पत्र निर्गमित किए जाएंगे। नेक्स्ट, सदस्यों का रजिस्टर है वैधानिक पुस्तक होता है। नेक्स्ट, कंपनी का वैधानिक स्तर है व्यक्ति से पृथक। नेक्स्ट, कंपनी अपनी पूंजी प्राप्त करती है अंशों का निर्गमन करके प्राप्त करती है। नेक्स्ट, अधिमान अंशधारी हैं पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले। नेक्स्ट, कंपनी के अंशधारी कंपनी के लिए होते हैं स्वामी यानी मालिक होते हैं। नेक्स्ट, पूंजी की वह राशि जो केवल कंपनी के समापन पर मांगी जाती है रिजर्व पूंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूंजी प्रीमियम खाते में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य संचिति में हस्तांतरण। नेक्स्ट, कंपनी की अंश पूंजी में सम्मिलित होते हैं क्षमता व पूर्वाधिकार अंश सम्मिलित ही होते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत
एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, सामान्य कानून के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किसी कंपनी को अपने अंशधारी के अंशहरण के कितने दिन पूर्व नोटिस देना होगा? 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम व ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय होने चाहिए? 7 व असीमित होने चाहिए। नेक्स्ट, शोधनियम अधिमान अंशों की प्रकृति कैसी होती है? कंपनी के जीवन काल में भुगतान करना अनिवार्य और करने योग्य होती है। नेक्स्ट, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 200। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी पूंजी आपूर्ति करती है, अंशों को साधारण जनता में निर्गमन के द्वारा करती है। नेक्स्ट, अवशिष्ट भागी अधिमान अंश है, शेष लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कंपनी के सदस्यों का दायित्व होता है, सीमित होता है। नेक्स्ट, कंपनी को माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से अंशों के अदत्त लाभांश संचित होता है संचयी अधिमान अंश पर। नेक्स्ट, अधिमान अंशधारियों को अधिकार प्राप्त होता है पूंजी व लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार। नेक्स्ट, कितने दिनों में न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त न होने पर लौटानी होगी? 120 दिनों में। नेक्स्ट, यदि कंपनी द्वारा अंशों पर प्रीमियम की मांग की जाए तो सही स्थिति होगी आवंटन पर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे एक सीमित दायित्व वाली कंपनी कहेंगे जो अपने स्वयं के ऋण पत्र पर क्रय कर सकती है? एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत निर्गमित कर सकती है। 52 अधिनियम धारा 52 के अंतर्गत कर सकती है। प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, सदस्यों को लाभांश देने के लिए नहीं किया जाता है। प्राप्त अंश निर्गमन प्रीमियम खाता दर्शाया जाता है चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग में। अंश निर्गमन पर दी हुई छूट को दिखाया जाना चाहिए अन्य गैर चालू संपत्ति शीर्षक को। विशेष अनुमति को छोड़कर समता अंशों पर अधिकतम छूट दी जा सकती है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज तालिका एफ के अनुसार लिया जा सकता है 10% पीए पर। नेक्स्ट, अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है अन्य चालू दायित्व में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, यदि अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है तथा प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो ऐसे अंशों के अपहरण के समय प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता न तो डेबिट किया तथा न क्रेडिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है अंश अपहरण खाता में। नेक्स्ट, अपहृत अंशों को पुनः निर्गमित करने के पश्चात अंशहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाते में। पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। व्यवहार में अंश पूंजी का आशय है और पार्थिक पूंजी से होता है। जब अंश अपहरित किए जाते हैं तो उन पर मांगी गई राशि को डेबिट किया जाता है पूंजी खाता में डेबिट किया जाता है। अंशों का आवंटन किया जा सकता है न्यूनतम अंशदान प्राप्त कर लिया गया है। अंश आवेदन खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। अंश हरण किया जा सकता है याचित राशि के न मिलने पर किया जा सकता है। किसी विशेष सूचना के अभाव में प्रतिभूति प्रीमियम संचय की मांग किसके साथ की जाती है? आवंटन पर। हरण किए गए अंशों को न्यूनतम छूट पर पुनर्निर्गमित किया जा सकता है हरित राशि से कम पर नहीं। मांग की
मांग की राशि भुगतान करने के लिए समय होना चाहिए 14 दिनों का। नेक्स्ट, हरण किए गए अंशों के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, पूंजी संचय में किया जाता है। नेक्स्ट, कंपनी की अधिकृत पूंजी है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखित अधिकृत पूंजी सीमा होता है। नेक्स्ट, ऋण पत्र धारक माना जाता है, कंपनी के ऋणदाता होता है। नेक्स्ट, अंशधारी एवं ऋण पत्रधारियों में मुख्य अंतर बताइए। ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता हैं, जहां अंशधारी स्वामी होता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यय संबंधित होते हैं, निर्माण से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यय की प्रकृति होती है, पूंजीगत होती है। नेक्स्ट, मांग की राशि अंकित मूल्य की होनी चाहिए 25% पर। नेक्स्ट, संचित पूंजी के निर्माण के लिए आवश्यक है कंपनी का विशेष प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट, यदि कंपनी निर्गमन बंद होने के 30 दिनों के अंदर अंशों का आवंटन नहीं करेगी तो आवेदन राशि लौटानी होगी, 9% ब्याज के सहित लौटानी होगी। नेक्स्ट, दो मांग राशियों के मध्य कम से कम अंतर होना चाहिए, 1 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिकृत पूंजी चिट्ठे के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अंशधारी एवं जनता को सूचना मिलती है। नेक्स्ट, अविदत पूंजी से आस है, अंशधारियों द्वारा चुकाई गई पूंजी होती है। नेक्स्ट, ऋण पत्र स्टॉक से भिन्न है क्योंकि ऋण पत्रों को एक इकाई में निर्गमित किया जाता है, जबकि ऋण पत्र स्टॉक को अंशतः। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 ईस्वी में सेबी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, पुनः निर्गमन पर किए जाने पर बट्टे की राशि दिखाते हैं अंशहरण खाते में। नेक्स्ट, हरण किए गए अंशों पर पुनर्निर्गमन के बाद अंशहरण खाते के साथ क्या व्यवहार होता है, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण करते हैं। नेक्स्ट, अंशों को परब्याजी पर निर्गमित करने पर राशि का प्रयोग किया जाता है, बोनस अंश निर्गमन में किए जाते हैं। बकाया मांग और अग्रिम मांग पर क्रमशः ब्याज की दरें होती हैं 10% और 12%। जब तक हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन न किया जाए, स्थिति विवरण में किस ओर दिखाते हैं अंश पूंजी शीर्षक के निर्गमित पूंजी में जोड़ करने। पूंजी शोधन कोष का प्रयोग किस मद में किया जाता है, अंशधारियों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए किया जाता है। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं हो सकता है, कटौती पर नहीं हो सकता है। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए कौन सा तरीका वैधानिक है, नए समता अंश निर्गमित करना। पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष से। शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है केवल तब वे पूर्णदत्त हो। वे पूर्वाधिकार अंश जिन्हें अतिरिक्त लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है, निम्न श्रेणी में आते हैं लाभ रहित पूर्वाधिकार अंश में। आंशिक दत्त अंशों को बोनस द्वारा पूर्णदत्त नहीं बनाया जा सकता है, लाभांश समीकरण कोष से। कंपनी द्वारा बोनस अंश निर्गमित किए जाते हैं क्योंकि समान कंपनियों में अत्यधिक उपयोगी है। विशेष प्रस्ताव पास होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर अंशों का क्रय संपूर्ण हो जाना चाहिए, 12 मंथ। पूर्वाधिकार अंशधारी हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। लाभांश के रूप में बांटने के लिए पूंजी शोधन खाते में अंतरित किया जा सकता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष को। अन्य बातें समान हो तो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन सदैव होगा संचयी, गैर सहभागी और गैर परिवर्तनीय होती है। लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता है अंश प्रीमियम खाते का शेष, विकास छूट खाते का शेष, अभिस्थापन से पूर्व का लाभ।
अस्कंद बाजार के माध्यम से कंपनी अंशों का भुगतान कर सकती है सममूल्य पर, अधिमूल्य पर और कटौती पर। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नए अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है बट्टे पर। शोधनीय अंशों के निर्गमन की अवधि की अधिकतम समय सीमा है 10 वर्ष होता है। एक निश्चित अवधि के बाद जिन अंशों का शोधन होता है वह कहलाते हैं शोध्य पूर्वाधिकार अंश। पूंजी शोधन संचय खाते में अंतरित किया जा सकता है, लाभ हानि खाता द्वारा किया जाता है। पूर्वाधिकार अंश केवल तभी शोधन हो सकते हैं केवल तब जब वह पूर्णदत्त हो। ऐसे अधिमान अंश जिनका यह अधिकार होता है कि वह समता अंशधारकों को लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभों में हिस्सा ले सकते हैं, उन्हें कहते हैं सहभागी अधिमान अंश। शोध अधिमान अंशों का शोधन हो जाना चाहिए 20 वर्ष में। अधिमान अंशों का निर्गमन अधिकतम 10 वर्ष के लिए कर सकते हैं, 20 वर्ष के लिए कर सकते हैं। अंशों का निर्गमन के समय सममूल्य से ज़्यादा प्राप्त हुई राशि को किस खाते में क्रेडिट करते हैं? बाटा खाता में क्रेडिट करते हैं। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए नए समता अंशों का निर्गमन करने के लिए निम्न में से कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? समता अंश पूंजी खाता। पूर्वाधिकार अंशों के शोधन तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो 10 न हो जाए, पूर्णदत्त न हो जाए। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार शोध अधिमान अंश का 10 वर्षों के अंदर शोधन हो जाना चाहिए 20 वर्ष। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ था लूकस पेसियोली के द्वारा किया गया था। लूकस पेसियोली द्वारा लिखित डी कंप्यूटेशन सेट क्रिस्टरिस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1494 ईस्वी में हुआ था। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था है प्रारंभिक लेखा होता है। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है एक लेन देन के दो पक्ष डेबिट और क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली लेखा रखती है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र का खाता रखती है। हानियों तथा व्ययों को नाम कीजिए तथा प्राप्ति और आयों को जमा कीजिए लागू होता है अवास्तविक खाता में। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है व्यक्तिगत खाता होता है। अदत्त व्यय की प्रकृति होती है प्रतिनिधि व्यक्तित्व खाता। प्रतिनिधि व्यक्तित्व खाता की होती है। पूर्वदत्त व्यय खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। डूबत ऋण खाता होता है नाममात्र का खाता होता है। संपत्ति के मद का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते को कहते हैं वास्तविक खाता कहते हैं। द्विअंकन लेखांकन के लिए आस्य है सभी लेन देन जिनके कारण परिसंपत्तियों के नाम में प्रविष्टि है उनके जमा पक्ष की प्रविष्टि देताओं या पूंजी में होने। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं वैज्ञानिक प्रणाली, वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना, दोनों पक्षों का लेखा होना, उपयुक्त सभी होगा। अभी व्यक्तिगत खातों को वर्गीकृत किया जाता है दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली की अपनी उत्पत्ति की ऋणी है लूकस पेसियोली की। दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है प्रत्येक जमा के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना होता है। स्वामी का खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। अपर्याप्त ऋण की स्थिति में किस खाता को जमा किया जाता है? देनदार खाता को किया जाता है। बैंक अधिविकर्ष खाता है व्यक्तिगत खाता बैंक अधिविकर्ष होता है। अदत्त वेतन है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। सामान्य संचय खाता और लाभांश सामान्यीकरण कोष खाता है नाममात्र का खाता होता है। असमाप्त व्यय है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। संयंत्र और मशीनी खाता है मूर्तवान वास्तविक खाता होता है। व्यापारिक चिह्न खाता है वास्तविक खाता होता है।
दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था इटली में हुआ था। नेक्स्ट, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ था 1494 ईस्वी में। दोहरे पहलू की अवधारणा के आधार पर व्यवहारों को अभिलेखित करने की रीति को कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि होती है। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं लूकस पैसियाओली है। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पैसियाओली निवासी थे, इटली के निवासी थे। व्यापारिक छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर व्यापारिक छूट दी जाती है। जब व्यापार में कोई लेन देन होता है तो वह प्रारंभ में जिस पुस्तक में अभिलेखित किया जाता है उसे कहते हैं रोजनामचा यानी जनरल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? प्रारंभिक व्यय। ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं। एक कंपनी के चिट्ठे में ऋण पत्रों को दर्शाया जाता है गैर चालू दायित्व शीर्षक में। ऋण पत्र प्रतिनिधि करते हैं एक कंपनी के दीर्घकालीन उधार का। एक ऋण पत्रधारी हकदार है निश्चित दर पर ब्याज का। ऋण पत्र होते हैं वाहक होते हैं, बंधक होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध सभी होते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, कम मूल्य पर, अधिक मूल्य पर, सभी मूल्य पर किया जा सकता है। ऋण पत्रों को निर्गमन पर बट्टे की राशि समायोजित की जा सकती है। तो पूंजी लाभ से, पूंजी संचय से, लाभ हानि खाते सभी के द्वारा। ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं कंपनी में दीर्घकालीन दायित्व को प्रदर्शित करते हैं। ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, पूंजीगत हानि होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा अभिलिखित किया जाता है ऋण पत्रों की राशि को प्रयोग करने के अनुपात में उनके जीवन काल में। कंपनी के ऋण पत्रधारी होते हैं कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋण पत्रों का प्रीमियम एवं शोधन खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है। ऋण पत्र के अधिमूल्य प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है पूंजीगत हानियों को समाप्त करने में। ऋण पत्र जो सोपर्दगी मात्र से हस्तांतरित हो जाते हैं कहलाते हैं वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। ऋण पत्रधारी कहलाते हैं कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। ऋण पत्रों की छूट पर निर्गमन है चालू संपत्तियां होती है। ऋण पत्रों पर कटौती को दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। ऋण पत्र को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन पर डेबिट किया जाएगा ऋण पत्र उच्चंत खाता में। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं स्थिर दर से ब्याज। जब ऋण पत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तब किया जाता है ऋण पत्र उच्चंत खाता डेबिट तथा ऋण पत्र खाता क्रेडिट, और कोई लेखा नहीं होगा, ए और दो सही है। जब ऋण पत्रों के सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है तो ब्याज दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। समांतर ऋण पत्रधारी समांतर ऋण पत्र जारी करने की हानि अभिलिखित की जानी चाहिए, शोधन की अवधि तक के लिए की जानी चाहिए। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस श्रेणी के अंतर्गत दिखाया जाता है? आरक्षित ऋण पत्र पर। ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि को क्या माना जाता है? विविध व्यय माना जाता है। ऋण पत्रों के देय ब्याज हैं कंपनी के लाभों के विरुद्ध आदेश। 31 मार्च 2022 को ए लिमिटेड ने 7% के दर से 100 रुपये वाले ऋण पत्रों को निर्गमन 20% बट्टे पर किया।
तो ऋण पत्रों को निर्गमन पर हुई इस हानि को क्या माना जाएगा? विविध व्यय माना जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5 लाख के प्रतिफल के लिए 4,70,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए गए तो 30,000 के शेष को कहाँ क्रेडिट करेंगे? पूंजी संचय खाता में। जब ऋण पत्रों का निर्गमन संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तब कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया गया तथा उसका शोधन प्रीमियम पर किया हो तो निर्गमन के समय इनमें से कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट खाता। 15,000 पर 12% ऋण पत्रों को प्रति 100 रुपये की संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया। उपयुक्त में से लेन देन की प्रविष्टि करने के लिए जनरल प्रविष्टि की जाएंगी। ऋण पत्र उच्चंत खाता डेबिट तथा ऋण पत्र खाता क्रेडिट होगा। कंपनी की आर्थिक स्थिति के मामले में ऋण पत्रों को निम्न शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। रक्षित ऋण पत्र पर निम्न में से ऋण पत्रों के संबंध में सही नहीं है। यह रोकड़ हेतु निर्गमित किए जा सकते हैं। जब ऋण पत्रों को एक ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो ऐसे ऋण पत्र धारक को प्राप्त होता है ऋण पत्र की राशि पर ब्याज, ऋण पत्र की राशि पर ब्याज। ए और दो दोनों सही होगा। उत्पाद या सेवा की लागत ज्ञात करना लागत के वर्गीकरण एवं कीमत निर्धारित पद्धति के अंतर्गत आता है। लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत आता है। लागत लेखांकन विकसित रूप है सीमांत लागत पद्धति का। किसी वस्तु को प्राप्त करने, उत्पादन करने अथवा सेवा प्रदान करने तो किए गए व्ययों के योग का अर्थ है लागत का। लागत लेखांकन के 3 तत्व होते हैं: सामग्री, व्यय एवं श्रम। लेखांकन का विकास हुआ था 20वीं शताब्दी में हुआ था। लागत लेखांकन संबंधी प्रशिक्षण देने, योग्यता परीक्षा लेने एवं प्रमाण पत्र निर्गमित करने का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था 1944 ईस्वी में। सीमित कंपनी के रूप में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सन 1944 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में कितने उद्योगों में लगी हुई कंपनियों में लागत लेखे रखना एवं लागत अंकेक्षण करवाना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। 26 उद्योगों में लगी कंपनियां ने। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने लागत लेखे रखने के लिए निर्दिष्ट किया है? कंपनी अधिनियम की धारा 209 के 1 के द के अनुसार। लागत लेखे का वित्तीय लेखे में क्या समानताएं हैं? दोनों ही लेखे व्यवसाय का लाभ व हानि ज्ञात कराते हैं। निम्न में से क्या उत्पादन लागत केंद्र के अंतर्गत आता है? मशीन कक्ष केंद्र, वेल्डिंग कक्ष, संयोजन तल केंद्र। चीनी मिल का कौन सा प्रकार होता है? चीनी मिल सरल इकाई होता है। कोयले की खान में कोयले को कैसे मापा जाता है? प्रति टन कोयला मापा जाता है। बिजली कंपनियां किस प्रकार की इकाई हैं? ये हो जाएगा संयुक्त इकाई होती है। यात्री परिवहन द्वारा किस आधार पर किराया लगाया जाता है? प्रति यात्री किमी के आधार पर लगाया जाता है। वस्त्र उद्योग है एक संयुक्त इकाई होता है। बिजली, पानी और गैस जो कि निर्माणी संस्थाएं हैं उनमें निम्न पद्धति द्वारा लागत ज्ञात की जाती है। संचालन लागत लागू होगी। वायु परिवहन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? संचालन लागत पद्धति अपनाई जाती है। प्रक्रिया लागत पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, चीनी मिलों में लाई जाती है।
सड़क निर्माण कार्य विधि पत्ती के अंतर्गत आता है। ठेका लागत पत्ती के अंतर्गत आता है। प्रिंटर्स, बिस्कुट, दवाइयाँ, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, स्कूटर एवं जहाज बनाने वाली कंपनियां अपनाती है समूह लागत पत्ती को। कागज मिलों, आटा मिलों, ईंटों के भट्ठों, कोयला की खानों, सीमेंट के कारखानों में प्रयोग किया जाता है इकाई लागत पत्ती का। संचालन लागत पत्ती का उदाहरण है जल, बिजली, गैस आदि। यदि एक उपकरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है तो वह उपकरण अपनाएगा विभागीय लागत पत्ती। प्रक्रिया लागत पत्ती का उदाहरण है तेल, रसायन, शराब आदि। दूध उत्पादन में लगी संस्थाएं अपनाती है इकाई लागत पत्ती को अपनाती है। परिवर्तनशील लागतों में कमी का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी आती है। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु है जहां न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। स्थिर लागतों में वृद्धि का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी। सुरक्षा के सीमा यानी सुरक्षा के सीमा होता है तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। सम विच्छेद बिंदु स्थापित कार्य क्षमता के प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है ताकि संस्था की कार्य क्षमता को प्रतिशत में ज्ञात किया जा सके। सुरक्षा सीमा है जिस पर कंपनी को लाभ होता है। रोकड़ बजट तैयार करने की प्रचलित विधि है प्राप्ति एवं भुगतान विधि होती है। बजट की वह अवधारणा जिसमें सभी स्तरों को आधार से काम करना पड़ता है उसे कहते हैं जीरो बेस बजट यानी शून्य आधारित बजट। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत के बीच की सार्थकता किस बजट के निर्माण से होती है? लोचदार बजट से। सम विच्छेद बिंदु को किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? स्थिर लागतें कम करके। यदि विक्रय 32,000 परिवर्तनशील लागत 24,000 हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा 25% होगा। यदि विक्रय 32,000 परिवर्तनशील लागत 24,000 अस्थायी लागत 4,000 हो तो सीमा होगी, सुरक्षा सीमा होगी 16,000 का। यदि विक्रय वर्ष 2013 में 1 लाख, 2014 में 4 लाख तथा वर्ष 2013 में हानि 10,000 तो वर्ष 2014 में लाभांश 50,000 हो तो लाभ का अनुपात होगा 20%। यदि विक्रय 5 लाख, स्थिर लागत 15,000 और लाभ 25,000 हो तो लाभ का अनुपात होगा 8%। यदि अस्थायी व्यय 4,000 तथा सम विच्छेद विक्रय 10,000 है तो लाभ मात्रा अनुपात होगा 40%। निम्नलिखित में से किस विचरण को लागत विचरणों में सम्मिलित नहीं करेंगे? विक्रय मूल्य विचरण को। निम्न में से समान विचरण नहीं है सामग्री विचरण व श्रम विचरण। परमाप लागत लेखांकन नीति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लागत नियंत्रण के लिए किया जाता है। परमाप लागत लेखांकन प्रणाली में जिस आधार पर परमाप निर्धारित किए जाते हैं परमाप कहलाते हैं सामान्य परमाप। मानव लागत निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली वह कौन सी पद्धति है जो मानक लागतों तथा वास्तविक लागतों के अंतर में कारणों का विश्लेषण करती है? प्रसरण विश्लेषण। एक उपकार्य हेतु 2000 किलोग्राम की सामग्री 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्रयोग की जानी चाहिए। वास्तव में 2100 ग्राम की सामग्री का क्रय मूल्य इतना है 20,580 रुपये में किया गया तो सामग्री मूल्य विवरण होगा 420 अनुकूल। परमाप लागत लेखांकन के संदर्भ में मूल परमाप स्थापित किया जाता है पूर्व निर्धारित अवधि के लिए। प्रक्रिया लागत का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? विनिर्माण उद्योग में और खनिज उद्योग में।
असामान्य क्षय अथवा बचत का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर किया जाएगा? सही इकाई की प्रति लागत पर। लागत अंकेक्षण का केंद्र बिंदु होता है कारखाना। लागत अंकेक्षण सुरक्षित करता है ग्राहकों के हितों को। लागत अंकेक्षण की नियुक्ति होती है संचालक मंडल के द्वारा होती है। लागत अंकेक्षण अपना प्रतिवेदन देता है केंद्रीय सरकार को। किसी वस्तु की मूल लागत में सम्मिलित करते हैं। निर्माण मजदूरी को सम्मिलित करते हैं। निम्नलिखित सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री नहीं है। प्राथमिक पैकिंग सामग्री। प्रत्यक्ष व्यय है उत्पादन के आधार पर देय अधिकार शुल्क होता है। किसी वस्तु की मूल्य लागत में सम्मिलित नहीं करेंगे। फोरमैन का वेतन। कारखाना लागत से अभिप्राय है कुल लागत कार्यालय विक्रय व वितरण उचित हो ऊपरी व्यय होता है। उपकार्य एवं ठेका लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है आदेशों की लागत ज्ञात करने हेतु। अवरोध मूल्य से तात्पर्य है प्रमाणिक कार्य की राशि में से रोकी गई राशि। वर्ष के अंत में अपूर्ण ठेके पर हानि की दशा में संपूर्ण हानि को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में अंतरित करना। चालू कार्य का मूल्यांकन प्रमाणिक कार्य व अप्रमाणिक कार्य की लागत तथा लाभ हानि खाते में अंतरित किए जाने वाले लाभ के हिस्से का योग है। निविदा मूल्य होता है अनुमानित मूल्य होता है। टेंडर मूल्य निकालते समय प्रशासनिक व्यय आधारित होते हैं कारखाना लागत पर होते हैं। इकाई अवधारणा उत्पादन लागत निर्धारण है कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करने की एक विधि है। इकाई लागत निर्धारण रीति का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है ईंट के भट्ठों में किया जाता है। अन्य सूचना के अभाव में कारखाना ऊपरी व्यय का अवशोषण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। सकल लाभ में से घटाने पर शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाएगा। विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय। कच्ची सामग्री के अवशेष की बिक्री से प्राप्त राशि से कम कर दी जाएगी उपभोग सामग्री की लागत। स्थिर व्यय नहीं है जावक गाड़ी भाड़ा। अग्निशामक सेवाओं से संबंधित व्ययों के अनुभाजन का उचित आधार है विभागीय क्षेत्र होता है। अन्य सूचनाओं के अभाव में कारखाना ऊपरी व्ययों का अवशोषण किया जाता है प्रत्यक्ष श्रम के प्रतिशत के आधार पर। श्रमिकों का चुनाव नियुक्ति तथा योग्यतानुसार कार्य का विवरण किया जाता है सेई वर्गीय विभाग द्वारा किया जाता है। संस्था के प्रतिनिधि के रूप में अनर्थ कार्य करने वाले श्रमिकों को कहते हैं बाह्य श्रमिक कहते हैं। अधिक समय के परिश्रमिक की दर साधारण समय की पारिश्रमिक दर की तुलना में होती है दोगुनी होती है। यदि किसी संस्था में एक माह के प्रारंभ अंत में क्रमशः 250 व 300 श्रमिक काम कर रहे थे इस अवधि में 50 श्रमिक अन्यत्र चले गए तथा 60 श्रमिक नए नियुक्त हुए तो प्रवाह की विधि फ्लेक्स रेट मेथड द्वारा श्रम निकासी दर होगी 40%। श्रम निकासी लागत दो प्रकार की होती है प्रथम अवरोधक लागत तथा द्वितीय प्रतिस्थापन लागत। हाल से प्रब्याजी योजना का प्रतिपादन एवं FA हालसे ने किया था 1891 में अमेरिका में किया था। किसी वस्तु की लागत में सम्मिलित करते हैं निर्माण मजदूरी को सम्मिलित करते हैं। कारखाना लागत से अभिप्राय है कुल लागत कार्यालय माइनस विक्रय व वितरण ऊपरी व्यय होता है। अवधि लागतों का आशय होता है स्थिर लागत यानी फिक्स्ड कॉस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी लागत पत्ती के अंतर्गत उत्पादों पर केवल
परिवर्तनशील लागतें ही प्रभावित की जाती है। सीमांत परिव्यय यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी लागत पद्धति निर्णय हेतु अधिक उपयुक्त मानी जाती है? सीमांत परिव्यय यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। सीमांत परिव्यय एवं सविलय लागत पद्धति के मध्य मुख्य अंतरों में से एक से संबंधित है स्थिर ऊपरी व्यय यानी फिक्स्ड ओवरहेड। सीमा लागत पद्धति के अंतर्गत उत्पाद लागतों में सम्मिलित होता है मूल्य लागतें एवं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय यानी प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड होता है। बजट जो पहले बनाया जाता है एवं अन्य सभी बजट इसके सहायक है रोकड़ बजट यानी कैश बजट होता है। रोकड़ बजट तैयार किया जाता है क्योंकि रोकड़ प्रबंधन में सहायता करता है, हेल्प इन कैश मैनेजमेंट। यदि ग्राहकों को 2 माह की उधार अवधि स्वीकृत है तो रोकड़ बजट हेतु किस माह की उधार बिक्री पर विचार किया जाएगा? तृतीय माह यानी थर्ड मंथ का। रोकड़ बजट तैयार करते समय ग्राहकों को स्वीकृत नगद छूट को जोड़ा जाता है भुगतानों यानी पेमेंट में। रोकड़ बजट तैयार करते समय रोकड़ के प्रारंभिक शेष को जोड़ा जाता है प्राप्तियों में रिसीप्ट में। रोकड़ बजट आधारित है भावी अनुमान पर फ्यूचर एस्टीमेट पर। एक बजट जो अनुमानित लाभ हानि खाते एवं सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है के डैश में जाना जाता है मास्टर बजट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा दीर्घकालीन बजट है? पूंजी व्यय बजट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है। स्थिर परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण तैयार करने में विशेष महत्व रखता है लोचपूर्ण बजट यानी फिक्सेबल बजट होता है। लोचपूर्ण बजट की सफलता व्ययों के सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं वर्गीकरण पर निर्भर करती है। स्थिर परिवर्तनशील एवं अर्ध परिवर्तनशील फिक्स्ड वेरिएबल एवं सेमी वेरिएबल होता है। प्रबंधकीय लेखांकन निम्नलिखित में से संबंधित है। लेखांकन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा होता है। प्रबंधकीय लेखांकन का प्रयोग है वैकल्पिक यानी ऑप्शनल होता है। प्रबंधकीय लेखांकन जाना जाता है निर्णय लेखांकन के रूप में डिसीजन अकाउंटिंग में। प्रबंधकीय लेखांकन एक व्युत्पत्ति है प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंट का। ABC विश्लेषण की लोकप्रिय प्रविधि है रहतिया नियंत्रण का। लिफो विधि का प्रयोग करना तब उपयुक्त होता है जब कीमतें बढ़ रही हो तब। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात जाना जाता है स्टॉक गति को। मूल्य लागत में शामिल है प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। विक्रय मूल्य में शामिल है मूल्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत सभी। मूल लागत एवं कारखाना ऊपरी व्यय के योग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? कारखाना लागत के नाम से जाना जाता है। नियंत्रणीय लागत है परिवर्तनीय लागत है। परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है प्रत्यक्ष सामग्री लागत होता है। कुल परिवर्तनीय लागत में वृद्धि का कारण है उत्पादन में वृद्धि। सभी परिवर्तनीय व्यय होते हैं प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। अर्ध परिवर्तनीय लागतें होती हैं आंशिक अस्थायी एवं आंशिक परिवर्तनीय। आग लगने से हुई सामग्री की हानि को माना जाता है असामान्य हानि। मूल्य लागत तथा ऊपरी व्यय मिलकर बनाते हैं कुल लागत को। निम्न में से एक को छोड़कर समस्त व्यय कारखाना परिव्यय है वेतन का। फीफो और लीफो मूल्यांकन विधियां हैं निर्गमत कच्चे सामग्री की। फीफो एवं लीफो मूल्यांकन विधियां हैं निर्गमत सामग्रियों की। जब मूल्यों में वृद्धि हो रही हो
स्टॉक का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बाद में आना, पहले जाना नहीं। ABC विश्लेषण तकनीक में मदों का वर्गीकरण होता है सामग्री के विनियोग मूल्य के आधार पर। वेद का आशय है अत्यावश्यक, आवश्यक और वांछनीय। वेद विश्लेषण विधि उपयुक्त है जहाँ प्रयोग होता है मशीनों का। सतत सामग्री जांच अंग है निरंतर सूची पत्ती पर। सामग्री नियंत्रण की तकनीक है ABC विश्लेषण तकनीक से, वेद विश्लेषण तकनीक से, HML विश्लेषण तकनीक से। अधिकतम सीमा का निर्धारण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है सामग्री उपयोग की दर। सुरक्षा स्टॉक के अधिक स्तर को कहते हैं पुनः आदेश स्तर कहते हैं। पुनः आदेश स्तर यानी सामान्य उपयोग इंटू सामान्य सुपुर्दगी समय सूत्र से ज्ञात होता है न्यूनतम सीमा। अधिप्राप्ति लागत को कहा जाता है मितव्ययी लागत कहा जाता है। फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है घटती कीमत की स्थिति में होता है। बिन पत्रक को इस नाम से भी जाना जाता है स्टोर कीपर्स पत्रक के नाम से भी जाना जाता है। सतत सामग्री जांच निम्न में से किसका अंग है? निरंतर जांच सूची का। निम्न में से किस स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पुनरादेश स्तर पर। स्टॉक नियंत्रण निम्न पत्तियों में से किस पत्ती का उद्देश्य सामग्री की चयनित मदों पर ध्यान केंद्रित करता है? अवसर प्रणाली पर। अवसर तकनीक में अ का आशय है ऊंची कीमत की मद। पुराना देश स्तर हमेशा निम्न के मध्य होता है अत्यधिक एवं न्यूनतम स्टॉक पर। पुनरादेश स्तर से अभिप्राय है मात्रा जिसका आदेश देना होता है। बिन कार्ड हर समय दर्शाता है सामग्री की मात्रा। वहन लागतों को निम्न भी कहा जाता है संभरण की लागतें। ABC विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है स्कंद नियंत्रण के लिए किया जाता है। लागत लेखांकन में स्टॉक का मूल्यांकन होता है लागत या बाजार मूल्य पर जो कम हो। धारा 205 के 2 के 1 के अनुसार एक कंपनी को कम से कम किस राशि को सदस्यों में हस्तांतरित करना अनिवार्य है यदि लाभ की दर चुकता पूंजी के 20% से अधिक है तो 10%। मूल्यों में वृद्धि की अवधि निम्नलिखित स्कंद है पहले आना और पहले जाना का विधि। श्रम निकासी दर की पत्ती है पृथक्करण पत्ती, प्रतिस्थापन पत्ती, आवागमन पत्ती उपरोक्त सभी। असमान कार्यहीन समय की लागत चार्ज की जाती है लागत लाभ हानि खाते में। मजदूरी पत्रक तैयार किया जाता है वेतन विभाग द्वारा। मुद्रास्फीति में दशा में अंतिम रहतिया का मूल्य सर्वाधिक होगा पहले आना बाद में जाना फीफो विधि में। वस्तुनिष्ठा एवं सत्यापनता परीक्षण की संतुष्टि हो जाती है जब रहतिया का मूल्यांकन किया जाए शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। बढ़ती हुई कीमतों की अवधि में निम्नलिखित विधि से स्टॉक का मूल्यांकन करने से लाभों को अधिक दर्शाया जा सकता है पहले आना और पहले जाना आधार पर। कार्यानुसार दर पत्ती का दोष है सामग्री तथा यंत्रों का दुरुपयोग। टेलर की भेदात्मक कार्यानुसार दर पत्ती का सुधरा हुआ रूप है मैरिक भेदात्मक पत्ती। जब बचाया गया समय प्रमाणित समय के 40% से अधिक हो तो हालसी योजना देती है रोवन योजना से अधिक मजदूरी। रोवन परव्याजी योजना को जेम्स रोवन द्वारा लागू किया गया था सन 1901 ईस्वी में। गैंट कार्य परव्याजी योजना का प्रतिपादन किया था
एच एंड गेट्स ने। बोडोक्स योजना को सीई बोडोक्स द्वारा लागू किया गया था 1911 ईस्वी में। बिंदु प्रीमियम योजना कहा जाता है बोडोक्स योजना को। अमौद्रिक प्रेरणा है मनोरंजन की सुविधा, आवास सुविधाएं। मजदूरी भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है जहां उत्पन्न की जाती है श्रमिक के नियंत्रण से बाहर होती है? समय दर पत्ती। शक्ति को मापा जाता है प्रति किलोवाट घंटा में मापा जाता है। लागत लेखांकन का जन्म एवं विकास का मूल्य कारण था। यूरोप के औद्योगिक क्रांति, विकेंद्रीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंध, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा उद्योगों में कितने उत्पादों के समय में लागत लेखांकन बनाना एवं अंकेक्षण अनिवार्य है? 44 उत्पादों के संबंध में। भारत सरकार द्वारा कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट एक्ट किस सन में पारित किया गया था? सन 1959 ईस्वी में पारित किया गया था। भारत में लागत लेखांकन का विकास किस सन में हुआ था? सन 1944 ईस्वी में। मजदूरी भुगतान की निम्न पत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है जहां कार्य की गुणवत्ता एवं परिशुद्धता प्राथमिक महत्व है? समय दर पत्ती। आदर्श पूंजी भुगतान की पत्ती की विशेषता है कार्य कुशलता पर आधारित होता है। मजदूरी भुगतान की पत्ती है समय दर पत्ती, कार्यानुसार दर पत्ती, हाल से पर ब्याजी पदबत्ती, इनमें से सभी ने। समय दर पत्ती के भाग हैं पूंज परिश्रमिक दर। सतत लागत प्रक्रिया विधि में सम्मिलित नहीं की जाती है ठेका लागत विधि। लक्ष्य लागत विधि के अंतर्गत आती है विशिष्ट आदेश लागत विधि। विशिष्ट आदेश लागत विधि के अंतर्गत निम्न पत्तियां आती है उप कार्य लागत विधि, ठेका लागत विधि, लक्ष्य लागत विधि। अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा वास्तविक नहीं होता है बल्कि अनुमानित होता है लागत लेखांकन में। आदर्श लेखांकन के गुण हैं सरल व आसानी से समझी जा सके, लेखों को शुद्ध करने की क्षमता, शीघ्र सूचनाएं देने की क्षमता, सभी हो जाएगा। एक वह लागत इकाई है जो एक एकल आदेश से बनती है उसे कहते हैं उप कार्य कहते हैं। जिसने एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं व्यक्तिगत लागत। बिक्री क्रियाओं के लिए लागत केंद्र होते हैं प्रधान कार्यालय, शाखाएं, ग्राहक एवं गोदाम। एक वह लागत इकाई जो कि समान उत्पादों के मूल्य पर बनती है उत्पादन समूह है। इकाई कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इकाई कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। विक्रय एवं वित्तीय ऊपरी व्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं? दर प्रति इकाई पर। समानतानुसार ऊपरी व्यय के वर्गीकरण है समान ऊपरी व्यय, असमान ऊपरी व्यय दोनों होगा। सामग्री क्षय व हानि हो सकती है निर्माण से, मार्ग से, भंडारण में, सभी से। ऊपरी व्यय को कहते हैं प्रभारित व्यय कहते हैं। पैकिंग लागत उदाहरण है वितरण व्यय का है। अर्ध परिवर्तनीय लागत को कहते हैं परिवर्तनशील कहते हैं। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय लागत, प्रति इकाई लागत वही रहती है। अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, अप्रत्यक्ष श्रम तथा अप्रत्यक्ष व्यय के योग को ऊपरी व्यय कहते हैं। यह कथन निम्न में से किसके में है? व्यय की गई वह राशि जो कि एक दी हुई वस्तु पर किया गया हो अथवा अयोग्य हो। लागत। लागत की प्रकृति का विश्लेषण किया जाता है लागत लेखांकन के अंतर्गत किया जाता है।
लागत लेखा शास्त्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं: लागत लेखांकन, लागत अंकन, लागत निर्धारण। लागत नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सम्मिलित की जाती है? बजटीय नियंत्रण, मानक त्याग लेखांकन, उत्तरदायी लेखांकन। मूल्य निर्धारण में सहायक होता है लागत लेखांकन। विभिन्न लागतों को अलग अलग ज्ञात करना कहलाता है ऐतिहासिक लागत अंकन। लागत निकालते समय अस्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों को अलग न मानकर एक साथ माना जाता है अवशोषण लागत अंकन को। एक ही प्रकार के कई व्यवसायों द्वारा एक ही लागत सिद्धांतों एवं लेखा करने की क्रियाओं को समान रूप से एक रूप लागत अंकन करता है। इनके अनुसार परिवर्तनशील व्यय उत्पादन के घटने या बढ़ने पर उसी के अनुरूप घटते एवं बढ़ते हैं सीमांत लागत अंकन। सतत प्रक्रिया लागत विधि के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्रक्रिया लागत विधि में, इकाई लागत विधि में, परिचालन लागत विधि में। लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों के में व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग तरीके से। कागज मिलों, आटा मिलों, ईंटों के भट्ठों, कोयला खानों एवं सीमेंट के कारखानों में प्रयोग किया जाता है इकाई लागत पद्धति का। संचालन लागत पद्धति का उदाहरण है जल, बिजली, गैस आदि होता है। यदि एक उपक्रम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है तो वह उपक्रम अपनाएगा विभागीय लागत पद्धति को। प्रक्रिया लागत पद्धति का उदाहरण है तेल, रसायन, शराब आदि। दूध उत्पादन में लगी संस्थाएं अपनाती है इकाई लागत पद्धति को। ठेका लागत का प्रयोग की जाती है भवन निर्माताओं में। लागत योग्य ठेका उपयोगी है ठेकेदार के लिए और ठेकादाता के लिए। तेल उद्योग में लागत लेखांकन की निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है प्रक्रिया लागत में। परिचालन लागत लेखांकन उपयोगी है संस्थाएं जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करती हैं। दवाई उद्योग में लागत लेखांकन की उचित विधि है समूह लागत विधि होती है। अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करके उनका संयोजन करके लागत लेखांकन विधि है बहुसंख्यक लागत लेखांकन विधि। लक्ष्य लागत विधि में लागतें हैं कार्यक्रम से पूर्व ही निर्धारण की जाती है। टाइपराइटर उद्योग हेतु लागत लेखांकन की उचित विधि है बहुसंख्यक लागत लेखांकन। लागत योग विधि में लागत निर्धारण की जाती है कार्य मूल्य होने के बाद वास्तविक व्यय का निश्चित लाभ होता है। लागत लेखांकन की सहायता से निविदा मूल्य निर्धारित किया जाता है। अवशोषण लागत का आशय है परिवर्तनशील एवं स्थिर व्यय। एक रूप लागत लेखांकन का आशय है विभिन्न संस्थाओं द्वारा लागत विधि एवं सिद्धांत अपनाना। प्रत्यक्ष लागत लेखांकन में लागतें सम्मिलित की जाती हैं। प्रत्यक्ष लागतें एवं परिस्थितिजन्य स्थिर लागत। कार्यहीन समय की लागत वर्गीकृत की जाएगी कारखाना उपरी व्यय में। श्रम कल्याण व्यय सम्मिलित किए जाते हैं कारखाना उपरी व्यय में। टेंडर बनाने के व्यय उदाहरण है विक्रय उपरी व्ययों का। मार्ग में माल की क्षति एक उपरी व्यय है वितरण। मूल्य पत्र और नमूनों की लागत एक व्यय सम्मिलित किया जाता है विक्रय उपरी व्यय में। लागत लेखों में सम्मिलित न होने वाली मद है कर्मचारी बोनस। निम्नलिखित में लागत लेखों में सम्मिलित होने वाली मद है बैंक व अंकेक्षण के व्यय। विनियोगों पर प्राप्त व्यय के मद है वित्तीय। कारखाना लागत का आशय है मूल लागत प्लस कारखाना उपरी व्यय। कारखाना लागत का आशय है
मूल्य लागत प्लस कारखाना उपरी व्यय। उत्पादन लागत का आशय है कारखाना लागत प्लस कार्यालय उपरी व्यय। नक्शा विभाग के व्यय ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस उदाहरण है कारखाना के अप्रत्यक्ष व्यय। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का पंजीकरण हुआ था सन 1944 ईस्वी में। कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स अधिनियम लागू हुआ था सन 1959 ईस्वी में। लागत का आशय वस्तु सेवा या लाभ प्राप्ति के व्यय। समाप्त लागतों का आशय है उत्पादन या सुविधा प्राप्ति के बाद परिकलित लागतें। लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है कहलाती है असमाप्त लागत। सीमांत लागत का आशय है उत्पादन के वर्तमान स्तर में एक इकाई का परिवर्तन करने पर कुल लागत में हुई वृद्धि या कमी। परिवर्तनशील लागतें कहलाती है सीमांत लागत कहलाती है। सीमांत लागत लेखांकन है निर्णय तकनीक की। लागत के तत्व हैं सामग्री एवं श्रम व्यय का। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष सामग्री है लकड़ी। प्रत्यक्ष सामग्री का आशय है निश्चित लागत केंद्र या इकाई से संबंधित सामग्री। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष सामग्री है कीले एवं हेड़ी। प्रत्यक्ष श्रम का आशय है केंद्र या इकाई पर आवंटित किया गया श्रम। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष श्रम लागत का अंग है मशीनों के फोरमैन या सुपरवाइजर की मजदूरी। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष व्यय है विशेष शुभ कार्य की डिजाइन। निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है नक्शा बनाने के व्यय जिस पर से एक अधिक मकान बनाए गए। अप्रत्यक्ष लागत का आशय है अप्रत्यक्ष सामग्री प्लस अप्रत्यक्ष श्रम प्लस अप्रत्यक्ष व्यय। लागत लेखांकन का प्रमुख लाभ है सामग्री का कुशल उपयोग एवं श्रम पर नियंत्रण। लागत लेखांकन का उद्देश्य है लागत निर्धारण विक्रय मूल्य निर्धारण लागत नियंत्रण उपरोक्त सभी। लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है निश्चित तिथि पर आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। ऐतिहासिक लागत लेखांकन है एक प्रणाली है। लागत लेखांकन प्रणाली का उद्देश्य होता है लागत नियंत्रण एवं न्यूनतम स्तर पर रखना। ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि में है वास्तविक व्यय होने के बाद लागत निर्धारण की जाती है। परमाप लागत का आशय है वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारण लागत होता है। लागत निर्धारण विधियों का उद्देश्य है प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। निम्नलिखित में लागत निर्धारणीय विधि है समूह लागत निर्धारण विधि होती है। ईंट का भट्टा उद्योग में विधि का प्रयोग होता है इकाई लागत का प्रयोग होता है। पेंटिंग कार्य का उद्योग हेतु उपयुक्त लागत लेखांकन विधि है उप कार्य लागत होता है। जहाँ कार्य ग्राहक के आदेश पर कारखाने या घर में किया जाए तथा उत्पादन पूर्व निर्मित इकाइयों में मापनीय हो तो लागत लेखांकन के उपयुक्त विधि है उप कार्य लागत होता है। उप कार्य एवं ठेका लागत निर्धारण रीति का प्रयोग किया जाता है आदेशों की लागत ज्ञात करने हेतु। अवरोध मूल्य से तात्पर्य है प्रमाणिक कार्य की राशि में रोकी गई राशि। वर्ष के अंत में अपूर्ण होने पर हानि की दशा है संपूर्ण हानि को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में अंतरित करना। चालू कार्य का मूल्यांकन है प्रमाणिक कार्य व अप्रमाणिक कार्य की लागत तथा लाभ हानि खाते में अंतरित किया जाने वाले लाभ के हिस्से का योग होता है। ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की राशि में शामिल होता है। प्रमाणित कार्य का ठेका
मूल्य एवं अप्रमाणित कार्य की लागत। नेक्स्ट, ठेका लागत में इकाई लागत होती है ठेका का। नेक्स्ट, अपूर्ण ठेके पर उठाई गई हानि किस खाते को अंतरित की जाती है? लाभ हानि खाते को। नेक्स्ट, जब ठेके की पूर्णतः अवस्था 1/4 से भी कम रहे हो तो ठेके पर कुल आय को अंतरित करते हैं निर्णयाधीन कार्य पर। नेक्स्ट, जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता तो अपूर्ण ठेके पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है अंशतः लाभ हानि खाते को, एक अंशतः संचय खाते को। नेक्स्ट, ठेका का मूल्य निश्चित नहीं किया जाता लागत योग ठेकों में। नेक्स्ट, लागत योग ठेका उपयोगी है ठेकेदार के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, प्रमाणित कार्य की राशि का जो भाग ठेकादाता द्वारा रोक दिया जाता है उसे कहते हैं प्रतिधारक धन। ठेका वैध समझौता है ठेकेदार व ठेकेदाता का। नेक्स्ट, ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार किया जाता है ठेकेदार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे कार्य प्रगति पर में शामिल नहीं किया जाता? कार्यस्थल पर प्लांट भेजा। ठेका लागत में कार्य का वह भाग जिसे ठेकादाता या उनके इंजीनियर द्वारा पूर्ण मान लिया जाता है कहलाता है प्रमाणिक कार्य। नेक्स्ट, प्रमाणन के तिथि के पश्चात हुए कार्य की लागत को कहा जाता है अप्रमाणिक कार्य। नेक्स्ट, ठेका लागत पत्ती के चालू कार्य में सम्मिलित किया जाता है प्रमाणिक व अप्रमाणिक कार्य को। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो ठेके के तहत दूसरे का कार्य करता है ठेकेदार होता है। नेक्स्ट, ठेका एक अनुबंध है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है, वह है ठेकेदाता एवं ठेकेदार। नेक्स्ट, ठेका संबंधी कार्य स्वीकार किया जाता है एक निश्चित समय के लिए। नेक्स्ट, ठेका कार्य होता है लिखित व मौखिक। नेक्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ठेका संबंधित कार्य पूरा करने का समझौता करता है उसे कहते हैं ठेकेदाता। नेक्स्ट, कार्य के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को कहते हैं ठेका मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट, कार्य को क्या कहा जाता है? ठेका। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ठेकों को पूर्ण होने में लगते हैं कई वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट, ठेके से संबंधित शर्तें होती हैं कार्य का प्रकार, अग्रिम राशि, पूर्ण निश्चित समय। नेक्स्ट, ठेके के कार्य के लिए किए जाते हैं ठेके के स्थान पर, ठेके के व्यवसाय स्थल से अलग। ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है पूर्तिकर्ता को लौटाई गई सामग्री, स्टोर्स को वापस किया माल, अन्य ठेकों पर स्थापित प्लांट, उपरोक्त सभी। ठेके खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है विशिष्ट प्लांट की लागत, उप ठेके की लागत, अप्रत्यक्ष व्यय, उपरोक्त सभी। ने प्रत्यक्ष सामग्री में सम्मिलित किए जाते हैं संग्रहगार से निर्मित सामग्री। ने ऊपरी व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं प्रबंध शिल्पकार का वेतन, संग्राहकार के व्यय, कर्मचारियों का वेतन। एक प्लांट की लागत 20,000 रुपया है, जीवन 5 वर्ष है और अवशिष्ट मूल्य 2,000 है तथा प्लांट ठेके पर 73 दिन रहा हो तो ह्रास की राशि होगी 720 रुपये। ने चोरी व अग्नि की सामग्री हानि असामान्य हानि है, इसे दिखाते हैं लाभ हानि खाते में। 50,000 रुपये का निर्गमित प्लांट ठेका खाते में डेबिट किया हुआ है, उसमें 5,000 रुपये की लागत का प्लांट 5500 रुपये में बेच दिया गया। ठेके खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? 5500 रुपये। ने यदि प्लांट जिस तिथि को बेचा गया वह तिथि ज्ञात नहीं है तो प्लांट पर किसी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में ह्रास नहीं लगाया जाएगा। चालू कार्य प्रकृति का होता है प्रमाणिक और अप्रमाणिक। यदि 50% ठेका पूर्ण हो तो सामान्य लाभ की कितनी रकम क्रेडिट की जाती है? नगद अनुपात की गुना द्वारा अर्जित लाभ का 2/3। आदेशित कार्यों की लागत निर्धारित करने के लिए
जिस लेखांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ठेका लागत पद्धति कहते हैं। ठेका लागत पद्धति मुख्यतः संबंधित होते हैं निर्माण संबंधी कार्यों से संबंधित होते हैं। आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित होने वाले ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता होता है। प्रीमियम पर ब्याजी पर निर्गमन से आशय है ऋण पत्रों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा कटौती है बनावटी संपत्ति होती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि अपलिखित की जाती है प्रतिभूति पर ब्याजी संचय से, यदि यह मौजूद है, और उसके बाद लाभ हानि वितरण पत्र से। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे की प्रकृति है पूंजीगत हानि होती है। एक कंपनी के चिट्ठे में ऋण पत्रों पर उपार्जित एवं देय ब्याज मुख्य शीर्षक के नीचे दर्शाया जाएगा चालू दायित्व संपत्ति। ऋण पत्रों को निर्गमन पर प्राप्त और ब्याजी का उपयोग होता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे को अपलिखित करने में, ऋण पत्रों के शोधन पर देय पर ब्याजी को अपलिखित करने में, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने में, उपरोक्त सभी में होता है। सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन पर डेबिट यानी विकल्प होता है ऋण पत्र उच्चंत खाता में। सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं होगा। ऋण पत्रों के शोधन पर ब्याजी प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट होता है। जब सभी ऋण पत्रों का शोधन कर लिया जाता है तब ऋण पत्र शोधन कोष का शेष संत्रापित किया जाता है सामान्य संचय खाता में। विनियोगों के नकदीकरण यानी वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोग खाता का शेष संतरित होता है सिंकिंग फंड खाता में। अपने ऋण पत्रों को रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा पूंजी संचय खाता में। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, दायित्व होता है। कंपनी ने 1000 का ऋण पत्र 980 में खरीदा तो 20 रुपये के अंतर को माना जाएगा ऋण पत्र शोधन पर हानि। कंपनी ने 4.5 लाख की संपत्ति क्रय करने के बदले 4,25,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए तो 25,000 को क्या माना जाएगा, पूंजी संचय माना जाएगा। ऋण पत्रों शोधन कोष विनियोग पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है ऋण पत्र शोधन कोष खाते में। ऋण पत्र शोधन कोष का शेष अंतिम रूप से हस्तांतरित किया जाता है सामान्य संचय खाते में। एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 की संपत्ति क्रय की। इसमें 100 रुपया प्रति अंश ऋण पत्र वाले ऋण पत्रों को 4% छूट पर क्रय की। प्रतिफल में निर्गमित किया तो विक्रेताओं को निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या है 30,000। ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता है, दायित्व होता है। कंपनी ने 4.5 लाख की संपत्ति क्रय करने के बदले 4,25,000 के ऋण पत्र निर्गमित किए तो 25,000 को क्या माना जाएगा, पूंजी संचय। कंपनी ने 1000 का ऋण पत्र 980 में खरीदा तो 20 रुपये का अंतर को माना जाएगा ऋण पत्र शोधन पर लाभ। ऋण पत्र भाग होता है अंश का ऋण पत्र पर ब्याज होता है निश्चित दर पर होता है। ऋण पत्र का प्रतिफल है ब्याज। एक कंपनी ने 100 रुपये प्रत्येक वाले 1 लाख पर 12% ऋण पत्रों को निर्मित किया तो ऋण पत्रों पर ब्याज की राशि होगी 12,000। सेबी के मार्गदर्शन के अनुसार शोधन के पूर्ण ऋण पत्रों की राशि के कितने प्रतिशत से ऋण शोधन कोष का सृजन होगा, 50% से। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है, व्यक्तिगत खाता होता है। सिंकिंग फंड निवेश हमेशा दिखाता है डेबिट शेष को। सिंकिंग फंड निवेश पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है लाभ हानि खाते में। ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है समूल्य पर, अधिमूल्य पर और अंशों में परिवर्तन द्वारा, सभी के द्वारा। ऋण पत्रों का शोधन होता है नकदी के द्वारा, नवीन ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, समता अंशों के निर्गमन द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा।
ऋण पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक कंपनी मताधिकार सहित वाले ऋण पत्र जारी कर सकती है, यही गलत है। वित्तीय विवरण पत्र शब्द में शामिल है लाभ हानि वितरण पत्र, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह, विवरण एवं अंकेक्षण का प्रतिवेदन। वित्तीय विवरण पत्र प्रकट करते हैं, वित्तीय सूचना को प्रकट करते हैं। वित्तीय विवरण पत्र होते हैं प्रत्याशित तथ्य होते हैं। वित्तीय विवरण पत्र सारांश प्रस्तुत करते हैं खातों का। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठे का प्रारूप निर्धारित किया गया है अनुसूची 3 के भाग 1 में। अग्रिम प्राप्त याचना को कंपनी के चिट्ठे में दर्शाया जाता है चालू दायित्व में। कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति के लिए निर्धारित आदेश के अनुसार संपत्ति सबसे पहले दिखाई जानी चाहिए मूर्त पर। बकाया मांग की राशि के तहत एक कंपनी के चिट्ठे में दिखाई जाती है अंशधारियों का कोष। कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति। संपत्ति के चिट्ठे में प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाएगा संभाव दायित्व में दिखाया जाता है। कंपनी के चिट्ठे में अस्थायी जमाओं को दर्शाया जाता है दीर्घकालीन उधार में। कंपनी का चिट्ठा तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू संपत्तियों के तहत दिखाई जाएगी? व्यापारिक प्राय। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? गुप्त संचय। किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? चालान पर और माल पर। बोनस का भुगतान किया जा सकता है नकद रोकड़ में, नए बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा, आंशिक चुकता अंशों को पूर्ण चुकता बनाने पर, उपरोक्त सभी के द्वारा। विभाज्य लाभ कहलाता है चालू वर्ष का शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष का शेष लाभ। कंपनी की वार्षिक सभा में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है अंतिम लाभांश कहलाता है। लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है कंपनी के शुद्ध लाभ का विभाजन। संभाव्य व्ययों को अंतिम खाते बनाते समय दर्शाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नोट के रूप में। कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति। किस ख्याति को आर्थिक चिट्ठे के योग में शामिल नहीं करते हैं? संभाव दायित्व को। अस्थायी संपत्तियों के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है जीवंत स्कंध को। कंपनी के लाभ का विभाजन करने का अधिकार है संचालकों को। विभाजन योग लाभ का वितरण किया जाता है अंशधारियों को किया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है संयुक्त स्कंध कंपनी द्वारा। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? प्रारंभिक व्यय नहीं आता है, बाकी मशीनरी, फर्नीचर, भूमि एवं भवन आता है। अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, विकास व्यय। कंपनी के वार्षिक खातों में बनाए जाते हैं निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा उपयुक्त सभी। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं अंतरित लाभांश। बोनस अंशों को निर्गमित किया जाता है अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय खाते से, सामान्य संचय खाते से, उपरोक्त सभी। प्रावधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है आयकर का भुगतान करने के लिए। चालू संपत्तियों में शामिल होता है पूर्वोदत्त बीमा। विशेष संचय कम करता है विभाजन योग्य लाभ नहीं शुद्ध लाभ। विशेष संचय कम करता है शुद्ध लाभ को। विभाजन लाभ कहलाता है कर के पश्चात शुद्ध लाभ। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठा में नहीं दर्शाया जाता है? गुप्त संचय। आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित होने वाले ऋण पत्रों पर शोधन प्रीमियम खाता है व्यक्तिगत खाता होता है। आर्थिक चिट्ठा संपत्ति व दायित्व की स्थिति दिखाता है 1 वर्ष का। लाभ हानि विवरण लाभ बताता है वर्ष भर का। किसी कंपनी द्वारा घोषित तथा प्रदत्त लाभांश होता है कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का वितरण। एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में संचय एवं अधिक शीर्षक में प्रदर्शित मदों का विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा पूंजी संचय, उसके बाद हो जाएगा पूंजी शोधन संचय,
उसके बाद प्रतिभूति विनिमय और उसके बाद एक लाभ हानि वितरण। ऑप्शन नंबर ए है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में निर्धारित है तुलन पत्र का रूप। कमीशन से पूर्व लाभ 21,000 है तो मैनेजर को शुद्ध लाभ प्राप्त पर 5% कमीशन दिया जाता है तो कमीशन होगा 1,000 का। पशुधन कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में है मूर्त संपत्तियों के रूप में। तलपट में दिखाए गए अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे केवल चिट्ठे में। अंतिम लेखे तैयार करने हैं तो निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम होगा। तो पहले हो जाएगा लेखों का संतुलन करना, उसके बाद तलपट बनाना, तलपट को तैयार करना, उसके बाद समायोजन प्रविष्टि करना, अंतिम हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ हानि विवरण के अधिक को कौन सी मदें दिखाई जाती है? सामान्य संचय में किया गया अंशदान। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? खुले औजार। आर्थिक चिट्ठा संपत्ति व दायित्व की स्थिति दिखाता है 1 वर्ष का। लाभ हानि विवरण लाभ बताता है 1 वर्ष भर का। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची भाग 3 के भाग 1 में निर्धारित है तुलन पत्र का रूप। कमीशन से पूर्व लाभ 21,000 है, मैनेजर को शुद्ध लाभ पर 5% कमीशन दिया जाता है तो कमीशन होगा 1,000 का। पशुधन कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखाई जाती है मूर्त संपत्तियों के रूप में। तलपट में दिखाए गए अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे केवल चिट्ठे में। अंतिम लेखे तैयार करने हैं तो निम्नलिखित क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? तो पहले 2 1 4 3 लेखों का संतुलन करना, तलपट को तैयार करना, उसके बाद 4 नंबर यहाँ हो जाएगा समायोजित प्रविष्टि करना, उसके बाद वित्तीय स्थिति विवरणों को तैयार करना। लाभ हानि विवरण के अधिक में कौन सी मदें दिखाई जाती है? सामान्य संचय में किया गया अंशदान। निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? खुले औजार। कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति। वित्तीय विवरण पत्र शब्द में शामिल है लाभ हानि विवरण पत्र, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन। वित्तीय विवरण पत्र प्रकट करते हैं वित्तीय सूचनाएं। वित्तीय विवरण पत्र होते हैं प्रत्याशित तथ्य। वित्तीय विवरण पत्र सारांश प्रस्तुत करते हैं खातों का। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत चिट्ठे का प्रारूप निर्धारित किया गया है अनुसूची 3 के भाग 1 में। अग्रिम प्राप्त याचना को कंपनी के चिट्ठे में दर्शाया जाएगा चालू दायित्व में। कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति के लिए निर्धारित आदेश के अनुसार संपत्ति सबसे पहले दिखाई जानी चाहिए मूर्त में। बकाया मांग की राशि के तहत एक कंपनी के चिट्ठे में दिखाई जाती है अंशधारियों का कोष। कंपनी के चिट्ठे में अदत्त लाभांश दिखाया जाता है चालू दायित्व पर। कंपनी के चिट्ठे में प्रस्तावित लाभांश दिखाया जाएगा संभाव दायित्व में। कंपनी के चिट्ठे में अस्थायी जमाओं को दर्शाया जाता है दीर्घकालीन उधार में। कंपनी का चिट्ठा तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू संपत्तियों के तहत दिखाई जाएगी? व्यापारिक पर्याय। कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? गुप्त संचय। किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? चालान पर और माल पर। बोनस का भुगतान किया जा सकता है नगद रोकड़ में। नए बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा आंशिक चुकता अंशों को पूर्ण चुकता बनाने पर उपयुक्त सभी। विभाज्य लाभ कहलाता है चालू वर्ष का शुद्ध लाभ एवं गत वर्ष का शेष लाभ। कंपनी की वार्षिक सभा में घोषित किया जाने वाला लाभांश कहलाता है अंतिम लाभांश कहलाता है। लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है कंपनी के शुद्ध लाभ या का विभाजन। संभाव्य व्यय को अंतिम खाते बनाते समय दर्शाया जाता है आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नोट के रूप में। कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति नहीं है? ख्याति।
किस दायित्व को आर्थिक चिट्ठे के रूप में शामिल नहीं करते हैं? संभाव दायित्व को। नेक्स्ट, अस्थायी संपत्तियों को शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है? जीवंत स्कंध को। नेक्स्ट, कंपनी के लाभ का विभाजन करने का अधिकार है संचालकों को। नेक्स्ट, विभाज्य योग्य लाभ का वितरण किया जाता है अंशधारियों को। नेक्स्ट, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना अनिवार्य है संयुक्त स्कंध कंपनी द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अस्थायी संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है? प्रारंभिक व्यय नहीं तो बाकी मशीनरी, फर्नीचर और भूमि भवन आता है। नेक्स्ट, अवास्तविक संपत्ति में सम्मिलित किया जाता है प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन और विकास व्यय आता है। नेक्स्ट, कंपनी के वार्षिक खातों में बनाए जाते हैं निर्माण खाता, व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं अंतरिम लाभांश कहते हैं। नेक्स्ट, बोनस अंशों का निर्गमन किया जा सकता है अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय खाते से, सामान्य संचय खाते से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट, प्रावधान का प्रयोग नहीं किया जा सकता है आयकर का भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट, चालू संपत्तियों में शामिल होता है पूर्वदत्त बीमा होता है। नेक्स्ट, विशेष संचय कम करता है शुद्ध लाभ को कम करता है। नेक्स्ट, विभाजन लाभ कहलाता है कर के पश्चात शुद्ध लाभ। नेक्स्ट, कौन सा संचय आर्थिक चिट्ठा में नहीं दर्शाया जाता है? गुप्त संचय। नेक्स्ट, आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित होने वाले ऋण पत्रों पर शोधन प्रीमियम खाता है व्यक्तिगत खाता है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।